वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एनालिसिस ई क्लासेस। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये रीजनिंग का 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें रीजनिंग के हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, आरपीएफ और कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको बताना है कि जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध है निदान से, उसी प्रकार न्यायाधीश का संबंध किससे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है? किसी भी बीमारी का निदान करना या ठीक करना। उसी प्रकार न्यायाधीश का काम क्या होता है? न्यायाधीश का मतलब होता है जज। जज का काम क्या होता है? जजमेंट सुनाना यानी निर्णय लेना, फैसला देना। तो फैसला देना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निर्माण तो होगा नहीं, अमल करना भी नहीं होगा, हिदायत भी देना नहीं होगा। जज का काम क्या होता है? निर्णय लेना यानी फैसला सुनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है पासा वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। ये एक ओपन पासा है। अगर हम इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस फिगर को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, इसमें क्या करेंगे कि ये कैसे पता करेंगे कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा। तो क्या करेंगे कि 2 के बाद जो भी अगला नंबर होगा उसको छोड़ देंगे, यानी ऐसे सबसे पहले पेयर बनाएंगे। 2 के साथ 3 का पेयर, फिर 4 के साथ 6 का पेयर और 1 के साथ 5 का पेयर, यानी 1 के अपोजिट 5 हो सकता है। 1 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। 2 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा और 4 के अपोजिट 6 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या इस पासा को फोल्ड करेंगे तो इस प्रकार का पासा बन सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1, 1 के साथ कौन सा नंबर है? 5 है। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। तो कैसे अपोजिट कैसे पता लगेगा? यानी जब 1 ऊपर है तो इसके नीचे वाले तली पे क्या होगा? 5 होगा, लेकिन 5 कहाँ पे है? बगल में ही दिया गया है। तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आया? क्योंकि 1 के हमेशा अपोजिट यानी ठीक सामने हमेशा क्या होगा? 5 आएगा, लेकिन यहाँ 5 कहाँ है? तो ठीक इसके बगल वाले साइड में ही है। 5 कहाँ पे होगा? 5 इसके तली के नीचे होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 4 है, 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 के अपोजिट होना चाहिए 6। अब देखिए 4 के अपोजिट का मतलब 4 के ठीक सामने नीचे तली में क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ठीक बगल वाले क्या है? बगल वाले सतह पे ही दिया गया है। 4 के ठीक बगल में ही है 6। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 6 कहाँ होना चाहिए? तो ठीक इसके तली के नीचे होना चाहिए, 4 के ठीक सामने। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसको ट्राई करते हैं। 2 के यहाँ क्या है? ऊपर 2 है। 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब देखिए 2 के अपोजिट 3, 2 के यहाँ पे ऐसे सामने तो कोई 3 दिख नहीं रहा है, तो 2 के अपोजिट हमारा 3 आ सकता है। दूसरा ट्राई करते हैं। क्या यहाँ पे 4 है, 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 के अपोजिट 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 भी सामने नहीं दिख रहा है, यानी ठीक 4 के सामने इस फेस पे 6 होना चाहिए। अब बचा क्या? 5। 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 5 के अपोजिट 1 होना चाहिए। तो 5 के अपोजिट ठीक यहाँ पे फेस 1 हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, लेकिन एक और ऑप्शन डी ट्राई करते हैं कि ये भी कहीं सही हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है? 1, 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 1 के अपोजिट 5, ठीक है। 1 के अपोजिट तो मान लीजिए समझ में आ रहा है कि 5 हो सकता है। अब देखिए 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 3। 2 के अपोजिट का मतलब 2 के ठीक सामने वाले फेस पे, यानी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ठीक 2 के बगल वाले फेस पे ही है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 के बगल में ही है। तो डी हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। बचा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इस खुला पासा को अगर फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इस तरीके का पासा बन सकता है। तो आई होप कि पासा वाला क्वेश्चन आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है अनुक्रम पूरा करना है। एक सीक्वेंस दिया गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है कि किस सीक्वेंस के हिसाब से ये आगे नंबर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है जेड, पहला अक्षर क्या है?
जेड है, जेड वाई एक्स डब्लू, तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए भी डब्लू एक्स वाई जेड, यानी सभी अल्फाबेट में एक एक नंबर का इंक्रीजिंग हो रहा है आपके अपोजिट साइड से, इस साइड से, इस साइड से क्या हो रहा है कि अल्फाबेट में एक एक नंबर का बढ़ रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, ये आपका ये हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भी के बाद ए है ना, भी के बाद ये रहा आपका ए, ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या होगा ई होगा, क्या होगा ई, लेकिन ई साथ में होगा या अलग होगा इसको देखिए। यहाँ पे पहले क्या है, अल्फाबेट साथ में है, फिर अल्फाबेट अलग अलग है, फिर अल्फाबेट क्या है यहाँ पे साथ में है, फिर अल्फाबेट अलग अलग है, तो इसके बाद क्या होगा अल्फाबेट साथ में होगा। क्या हो रहा था ए बी सी डी तो ई, यहाँ पे अल्फाबेट साथ में होगा। समझ में आया साथ में क्यों, क्योंकि ये पहले क्या था अल्फाबेट साथ में था, फिर अलग हो गया, फिर साथ में, फिर अलग, तो फिर साथ में। अब यहाँ पे आइए नंबर पेपर, नंबर पे क्या है 8 7 6 5, तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। VE4, VE4 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा दिख रहा है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 21वें स्थान पे है। ठीक है, एक एग्जाम में रमेश का जो सीक्वेंस है ऊपर से है 16वें नंबर पे, ठीक है, और नीचे से 21वें नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना समझने से आपको क्या ये चीज समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया क्या मिल रहा है हमको कि रमेश को यहाँ पे जरूर 2 बार काउंट किया गया होगा, क्योंकि जब हम ऊपर से काउंट कर रहे हैं तो रमेश कितना नंबर पे आ रहा है 16 नंबर पे, और नीचे से काउंट कर रहे हैं तो रमेश 21वें नंबर पे आ रहा है। यानी टोटल इस टोटल लेंथ में रमेश 2 बार आया है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 16 और ये 21, ये 16 और 21 का एक लाइन है, 16 और 21 का एक लाइन है जिसमें रमेश को हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं। 2 बार काउंट कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि जब ऊपर से हम काउंट करते हैं तो कितना नंबर पे आ रहा है 16वें नंबर पे, और नीचे से काउंट करते हैं ऊपर की तरफ तो 21वें नंबर पे आ रहा है, यानी रमेश को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसको काउंट कीजिए, 21 और 16 कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 37। अब 37 में चूंकि हम रमेश को 2 बार काउंट किए तो रमेश पर्सन एक ही है ना, तो इसमें से 1 माइनस कर लीजिए तो कितना हुआ 36। यानी टोटल उस स्टूडेंट उस एग्जाम में टोटल 36 स्टूडेंट है। आपको बताना क्या है क्वेश्चन में, ये बताना है यदि केवल 21 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हुए तो उस कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए। तो टोटल छात्र कितना है 36, पास कितना हुए 21, तो बचा कितना, सिंपल सा बचा हमारा 15। जो 15 स्टूडेंट थे वो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। कौन सा 15 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है वर्ड के इस बीच के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है यहाँ पे वर्ड के स्थान पे। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे लॉजिक देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। लिखा हुआ है 86 70 62 54, यहाँ पे तो आपको बताना ही है, फिर 42, ठीक है, और ये रहा आपका 38। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 86 और 74 में क्या आपको डिफरेंट लग रहा है।
इसे कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमको अंतर दिख रहा है कितना, माइनस कितना का 6 इसमें बचा और 6 6 12, यहाँ पे हुआ 12 का डिफरेंट है। ठीक है, अब 74 और 62 यानी 62 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 8 4, यहाँ भी 12 का ही अंतर है। फिर 62 और 54 के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर हो सकता है कितना, 6 और 2 8 का अंतर है। ठीक है जी, तो ये तो आपको यहाँ पे बताना ही है, फिर उसी हिसाब से यहाँ बताना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है अंतर, तो इधर 8 और इधर 8 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, कितना का डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस से चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो 4 का अंतर पहले है, तो यहाँ भी 4 का ही अंतर हो सकता है, यानी कि रेयर आइडिया ले रहे हैं आपसे। जैसे यहाँ पे 42 है, 48 और 4 42, 42 और 4 कितना 46, यहाँ पे 46, एक रेयर आइडिया ले सकते हैं अभी। ठीक है, अभी कोई करेक्ट आंसर नहीं है, इसको आगे मैच कराएंगे। अब यहाँ पे 2 बार 4 हो गया, अब हमको 2 बार भी 8 भी तो होना चाहिए ना। अब देखते हैं 46 यहाँ पे है और यहाँ पे 54 है, तो 46 और 54 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो 4 और 4 8, ठीक है 8 का डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस कैसा बन रहा है, 2 बार 4, 2 बार 8 और 2 बार 12, ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या समझ में आ रहा है कि 46 आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन ट्राई कीजिए, क्या 46 है, 50 नहीं 46, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है जी, इसमें आपको बताना है कि सुबह 3 बजे घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है जी, चलिए इसको बताते हैं हम। तो सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये रहा आपका एक घड़ी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए घड़ी में क्या बोल रहा है कि सुबह 3 बजे, 3 बजे आपको बताना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। तो 3 कहाँ पे बजता है, यहाँ पे बजता है 3, यहाँ पे ऊपर होता है 12, ये सामने 6 और यहाँ पे 9। 3 बजे आपको बताना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण बनेगा। तो ये मान लीजिए आपका ये छोटा वाला ये है घंटा का सुई। ठीक है, इसको एक बार सही से करते हैं। ये मान लीजिए आपका घंटा का सुई होगा। ठीक है, और मिनट का सुई घंटे से के सुई से क्या होता है, बड़ा होता है ना। ये आपका हो गया मिनट का सुई। ठीक है, अब इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ये कोण कैसा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है। ये क्या एक समकोण है, समकोण जैसा फिगर बन रहा है ना। यहाँ पे एक समकोण जैसा फिगर बन रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल होगा हमारा करेक्ट आंसर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है वेन आरेख का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है एक वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिया है, उसके बीच में सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा है लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या इन तीनों में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है। जैसे लैपटॉप और मोबाइल, ये क्या है, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में क्या रिलेशन लग रहा है आपको। तो लैपटॉप और मोबाइल क्या है, एक वस्तु है, एक सामान है जिसको हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक के साथ क्या संबंध है। क्या इलेक्ट्रॉनिक के साथ मोबाइल और लैपटॉप के बीच में कोई संबंध है, जी बिल्कुल है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होता है कि लैपटॉप और मोबाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंतर्गत आता है। लैपटॉप और मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंतर्गत आता है। अगर हम ये अगर मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक है ना, सर्कल एक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो इसी के अंदर लैपटॉप और मोबाइल आते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ही लैपटॉप और मोबाइल आते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए क्या है, तीनों क्या है, अलग अलग सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब तीनों में किसी से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऐसा तो इसमें है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या आपको दिक्कत लग रहा है कि अगर हम तीनों को देखते हैं तो तीनों से क्या कोई थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, थोड़ा थोड़ा रिलेशन, ऐसा तो थोड़ा थोड़ा रिलेशन है नहीं, पूरा रिलेशन है। क्योंकि एक सर्कल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही लैपटॉप और मोबाइल आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ट्राई करते हैं। अगर सबसे बड़ा अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान मानते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इसी के अंदर लैपटॉप आता है, ठीक है। क्या लैपटॉप के अंदर आता है क्या मोबाइल, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि एस के वाई को आर जे एक्स के रूप में कोडित किया जाता है तो रन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। जैसे जिसको हम ट्राई करते हैं एक बार, क्या लिखा गया है, एस के वाई को हम कोड करते हैं किस में, आर जे एक्स के रूप में। तो ये किस सीक्वेंस से यहाँ पे कोडित किया गया है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है आर से एस से आर कैसे गया है, तो यहाँ पे एक नंबर क्या हुआ है, तो एक अल्फाबेट ठीक पीछे गया है, माइनस एक अल्फाबेट कम हुआ है। फिर यहाँ पे के से ठीक एक अल्फाबेट कम कौन सा है, तो है जी आता है, ठीक है। वाई से फिर एक अल्फाबेट कम, समझ में आ गया। अब देखिए ठीक उसी प्रकार रन का भी करेंगे, आर यू एन का ठीक इसी प्रकार हम लोग करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आर से ठीक एक अल्फाबेट पहले कौन सा नंबर आता है, तो एस आता है। आर से ठीक अल्फाबेट एक नंबर पहले कौन आता है, एस आता है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि एस से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टी है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी टी है, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्यू है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा सही हो सकता है। एक बार कंफर्म ट्राई करते हैं। इसके बाद क्या है, यू है, तो यू से भी क्या करेंगे कि एक ठीक अल्फाबेट कम पहले, एक अल्फाबेट पहले ही वाला ही नंबर लेंगे हमारा। यू से ठीक पहले क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद एन से भी ठीक एक अल्फाबेट पहले क्या आता है, एम होता है, एक्स एम। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बताना है विषम युग्म ज्ञात करना है। चार ऑप्शन में से सबसे कौन सा अलग ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, क्या लिखा है, तापमापी और तापमान, यानी तापमान को मापने के लिए हम, तापमापी एक यंत्र है, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान और तराजू, किसी भी वस्तु को हम माप तोल के लिए हम तराजू का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, स्क्रू गेज और आयतन। स्क्रू गेज और आयतन में कोई रिलेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बैरोमीटर और दाब। दाब को मापने के लिए हम, बैरोमीटर क्या है, एक यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ये तो तीन ऑप्शन के बीच रिलेशन लग रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लग रहा है हमको। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक विषम युग्म है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और जो पहले आता है उसे चुनिए।
ठीक है। डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ पे जो लिखा गया है वर्ड है 1 2 3 4, चारों वर्ड में से सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, इसको कैसे कीजिएगा तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि चारों जो वर्ड लिखे उसमें पहला अक्षर किससे है, सब में ई है, इसमें भी ई है, ई और ई। पहला लेटर क्या है, पहला लेटर का अल्फाबेट सब में सेम है। उसके बाद दूसरा ट्राई करते हैं, एल एल जे एल। तो ये बताइए सबसे पहले कौन आता है, एल आता है या जे आता है? तो सबसे पहले जी आता है ना, सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। तो इसको ट्राई करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, जी आता है। उसके बाद क्या आएगा, जे के बाद क्या है, यहाँ क्या है, ए है ना, जे के बाद क्या है, ए है। तो जब हम डिक्शनरी जब खोले ओपन करेंगे और इन चारों वर्ड में से सबसे पहले वर्ड हमारा कौन सा आएगा, EJACULAT, ई आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। अगर अभी तक आप हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे सामने आपको वीडियो का लिंक दिख रहा है, इसको टच करके आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।